टेंशन से सभी का सरदर्द होता है, वो होता है टैक्स की टेंशन। जी हाँ, खासतौर से बाजार से जुड़े लोगों के लिए उलझने कुछ ज्यादा ही हो जाती है। कैपिटल गेन के साथ इंट्राडे, एफएनओ ट्रेड, डिविडेंड, डेट इनकम पर लगने वाले टैक्स के जंजाल को समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं एक खास शो जिसमें आपकी सभी उलझने करेंगे दूर। यही नहीं, टैक्स को मैनेज करने और टैक्स बचाने के गुरु मंत्र भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, हमारे इस खास शो मार्केट से कमाई टैक्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और टैक्स की हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिससे लोग जूझते हैं, समझना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते। लेकिन आज जो आपने मुझे मेरा इंट्रोडक्शन दिया उसमें एक चीज मिसिंग है। आज नाम के आगे जो मेरी डिग्री वो लगनी चाहिए, सी अनिल सिंघवी, CS अनिल सिंघवी। बिल्कुल। क्योंकि आप बड़े लंबे समय बाद मैं वो काम कर रहा हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं आमतौर पर टैक्स वगैरह समझाने के। नहीं तो हम रोज सुबह शाम स्टॉक्स मार्केट बिजनेस न्यूज उसी में रहते हैं। तो आज वाकई में CA वाला काम कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये समझ में आए कि मार्च के महीने में आपको ये पता होना चाहिए किस चीज पर कितना टैक्स लगता है, उसके बेसिस पर आपकी क्या लायबिलिटी आएगी, टैक्स से कितना भरना रहेगा और प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है। जी सर, तो फिर सर शुरुआत इसी से कर लेते हैं क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स टैक्स को समझना तो है ही। शेयर बाजार में किन किन चीजों पर टैक्स लगता है वो हम सबसे पहले आपसे समझना। तो टैक्स के नाम से जो लोगों को डर लगता है तो वो डर तो पहले निकाल दीजिए, क्योंकि टैक्स आपके लगेगा तब जब आपकी कमाई होगी और जब कमाई नहीं है तो टैक्स लगेगा नहीं, और कमाई है तो फिर खुश होना चाहिए, डरना क्यों चाहिए। करेक्ट। तो अगर आप टैक्स देने लायक हैं तो प्लीज खुश होइए कि आप मार्केट से इतना कमा रहे हैं कि आप टैक्स भर रहे हैं। अब ये कि टैक्स कब कितना भरना है वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आमतौर पर अलग अलग तरह की कमाई जो होती है शेयर बाजार से आपकी, उस पर अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं किस तरह की कितनी तरह की कमाई आमतौर पर आपके लिए हो सकती है। सबसे पहले तो डिविडेंड की कमाई होती है, जो कंपनी आपको डिविडेंड देती है उसका टैक्स किस तरह से होता है। उसके बाद आप डिलीवरी खरीदते बेचते हैं, राइट। आपने शेयर खरीदा आज खरीद कर 1-2 दिन बाद, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद जो भी बेचा है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। दूसरा होता है कि आपने जो शेयर खरीदा वो लंबे समय बाद 1 साल के बाद बेचा है, उस पर अगर कोई कमाई हुई है तो वो लॉन्ग टर्म होगा, 1 साल के पहले शॉर्ट टर्म होगा। तो ये 2 तरह के गेन से इन पर टैक्स लगता है। इसके अलावा कई सारे ऐसे धुरंधर हैं हमारे जो दिन के दौरान ही 20-20 मैच खेलते हैं, वनडे प्लेयर्स हैं जो सुबह 9:15 से 3:30 बजे इसके बीच में जो उन्होंने कमाई की उसे इंट्राडे ट्रेड्स कहते हैं, तो उन पर भी टैक्स लगता है। और इसके अलावा एक स्पेशल तरीके का और ट्रेड होता है जिसपे भी लोग बड़े एक्टिव हैं, FNO, फ्यूचर्स खरीदना बेचना, ऑप्शंस खरीदना बेचना, इनमें भी जो कमाई होती है इन सब पर टैक्स लगता है। तो बेसिकली तो ये 5 चीजें हैं जिन पर आपको टैक्स देना है। लेकिन इसके अलावा आप इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, चाहे डेट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, तो उनके भी टैक्सेशन की हम बात करेंगे। लेकिन सीधे सीधे तौर पर स्टॉक मार्केट की कमाई में आपको ये 5 तरह की कमाई है जिन पर टैक्स भरना है। सर, जब ये 5 तरह की कमाई पर टैक्स आप कह रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि सबके दिमाग में एक एक कर बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आए होंगे और इसीलिए आसान बना देते हैं और एक एक करके सर सबसे और सारी की सारी जो ये हेड्स हैं, कमाई है जिस पर टैक्स लगता है उसे आपसे समझते हैं। शुरुआत डिविडेंड से कर लेते हैं। डिटेल में डिविडेंड में कितना टैक्स लगता है, फिर कंपनी जो मेरा TDS काट रही है उसका बेनिफिट क्या मुझे मिलेगा, और साथ ही डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट कुछ खर्च बच सकता है क्या। देखिए, पहली चीज तो ये कि आप इन 5 में से आपके कौन किस किस तरह की कमाई होती है वो देखना जरूरी है। अगर आप इस तरह के ट्रेडर कम इन्वेस्टर हैं जिनके पास 5 तरह की कमाई है तो फिर आपका तो सत्कार होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टाइप की ये कमाई तो होनी चाहिए, डिविडेंड इनकम वाली तो होनी चाहिए। और ट्रेडर हैं तो इंट्राडे ट्रेड वाली और इस तरह की कमाई और FNO वाली कमाई तो आपके लिए होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा आपके ये कमाई के सोर्स बन पाए वो बेहतर है। अब जो आपने पहला सवाल पूछा डिविडेंड पर, तो डिविडेंड पर सबसे ज्यादा टैक्स में बदलाव होता है। कभी डिविडेंड टैक्स फ्री होता है, कभी डिविडेंड पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है, कभी डिविडेंड 10 लाख रुपए तक का मिलेगा तो टैक्स फ्री, उसके बाद टैक्सेबल है। अब ये सारे बदलाव बदलकर अब ये हो गया कि डिविडेंड के लिए कोई टैक्स स्लैब नहीं है। जो आपकी पर्सनल स्लैब है, जो आपकी बाकी सारी आय है, फर्ज करें कि जैसे मेरी सैलरी इनकम है, ठीक है, और मैं हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हूँ, ठीक है, तो जो मेरी हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उसी में डिविडेंड इनकम भी जुड़ जाएगी और उतना ही डिविडेंड पर मेरा टैक्स लगेगा। अगर मैं टैक्स स्लैब में नहीं आता हूँ और डिविडेंड की कमाई जोड़कर भी मैं टैक्स स्लैब से नीचे हूँ तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10% की कैटेगरी में हो तो 10% लगेगा। तो जो आपकी स्लैब है वही डिविडेंड की स्लैब है। सिंपल। अच्छा। हाँ, सिंपल। मतलब अगर आप हाईएस्ट स्लैब में तो हाईएस्ट स्लैब से आप हाईएस्ट रेट से आपको टैक्स देना है, लोएस्ट पे है तो लोएस्ट पे, नहीं है तो नहीं है। अब इसमें कुछ और प्रोविजन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अभी पिछले मई से लेकर 31 मार्च 2021 तक TDS आपको कंपनी काट कर डिविडेंड देती है और वो TDS है 7.5%, ठीक है। पहले एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता था, वो खत्म हो गया, वो खत्म होकर डिविडेंड आपके हाथों में सीधा टैक्स होता है, ठीक है। तो 7.5% जो TDS काटकर, सपोज 100 रुपए कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, आपके पास आएंगे 92 रुपए 50 पैसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7.5 का आपको नुकसान हो गया। जब आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती है तो आप ये TDS सर्टिफिकेट लगा दीजिए, देखिए जी मुझे 7.5 रुपए जो मेरा टैक्स कंपनी के पास TDS के तौर पर है वो मैंने भरा हुआ, उसकी क्रेडिट आपको मिल जाती है, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज है कि अगर 5,000 से कम का डिविडेंड कंपनी आपको दे रही है तो TDS काटती भी नहीं, ये पर कंपनी है।
क्योंकि बाकी सबका आप पता नहीं लगा सकते ना दूसरों ने कितना डिविडेंड दिया, तो कंपनी अपने हिसाब से देखते हैं। अगर 5,000 से कम का आपका डिविडेंड है तो ये 7.5% टीडीएस भी नहीं कटेगा, पूरा डिविडेंड आ जाएगा। लेकिन पहली अप्रैल से, यानी कि नया जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से एक बदलाव हो रहा है। ये जो टीडीएस की दर है 7.5% से बढ़कर 10% हो जाएगी। ये 10% ही थी टीडीएस की दर, लेकिन पैंडेमिक में कोरोना की वजह से ताकि आपको टीडीएस कम देना पड़े इसलिए सरकार ने कम की थी। 1 अप्रैल से फिर से ये दर आपकी बढ़कर आ जाएगी। अब ये जो डिविडेंड पर आपको जो टीडीएस कट रहा है उसका तो बेनिफिट है ही, लेकिन इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है। अगर ये डिविडेंड की कमाई आपके पास आई है और इसको कमाने के लिए आपने किसी तरह का पैसा उधार लिया है, उस पर ब्याज दिया है, तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। कैसे, ये समझिए। फर्ज करें मैंने समझिए बीपीसीएल खरीदा है, ये सोचकर कि बीपीसीएल में बड़ा डिविडेंड आएगा। हाँ। मैंने उधार लिया पैसा, बीपीसीएल के शेयर खरीदे, डिविडेंड आया, जो उधार लिया पैसा उस पर जो ब्याज भरा है मैंने, उस ब्याज का खर्चा मुझे डिडक्शन के तौर पर मिल जाएगा डिविडेंड में से, ताकि उतना मुझे कम टैक्स देना पड़े। लेकिन कितना, जितना डिविडेंड आया उसका मैक्सिमम 20% तक ही आप इंटरेस्ट के तौर पर, खर्चे के तौर पर, यानी कि आपको 100 रुपए डिविडेंड मिले तो 20 रुपए तक आपने अगर उस पर ब्याज भरा है, 20 से ज्यादा भरा है तो आपको नहीं मिलेगा, 20 रुपए तक का ब्याज का खर्चा आपको मिल जाएगा। बाकी बचे हुए 80 रुपए डिविडेंड पर आपको आपकी जो टैक्स स्लैब है, पर्सनल टैक्स स्लैब है, उस पर आपको टैक्स लगेगा। तो ये आप एक फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है, मार्केट में लगाया है, डिविडेंड आया है, उस पर आपने जो उधार लिया उस पर ब्याज दिया है, तो वो ब्याज उसमें से कम कर लीजिए। और वो इसलिए क्योंकि हम उनके शेयर खरीदने के लिए उधार ले रहे हैं, तो हमें कॉस्ट है ना मेरी, कॉस्ट ऑफ फंड्स हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो एक बात तो तय है कि ये जो 7.5% है वो 10% हो जाएगा, और 5,000 से ज्यादा अगर डिविडेंड मिल रहा है तो फिर 10% कटेगा, लेकिन उसका क्रेडिट फिर आप बाद में ले सकते हैं। वो गया नहीं, हमारे सैलरी में से नहीं कटता है। जी जी, एग्जैक्टली। तो वो आपका गया नहीं है, वो आपको मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाता है। एब्सोल्युटली ठीक है सर। लेकिन फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या है और कौन से खर्च पर डिडक्शन मिलेगा यहाँ पर? देखिए, पहली चीज तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है वो समझ लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपके लिए, अगर आपने कोई शेयर खरीदा, खरीद कर उसकी डिलीवरी ली, डिलीवरी लेने का मतलब है आज खरीद के आप आज नहीं बेच रहे हैं। हाँ, इंट्राडे नहीं है, तो डिलीवरी नहीं आती, करेक्ट। आपके डीमेट अकाउंट में डिलीवरी आनी जानी चाहिए, राइट। डिलीवरी लेकर आपने 1 साल के भीतर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर पैसा बनाया 1 साल के भीतर बेच के पैसा बनाया, मतलब गेन में मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आपने पैसा बनाया है, लॉस है तब तो टैक्स है ही नहीं, जिनके टैक्स है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो आपने 1 साल के भीतर अगर ये कर लिया तो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगेगा? 15%। आपकी टैक्स स्लैब भले कुछ भी हो, आप भले 35% हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हो, लगेगा 15%, फिक्स है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप शेयर खरीदते बेचते तो आपको कई सारे चार्जेस लगते हैं, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है एसटीटी। ठीक है, एसटीटी लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। हाँ। अब कई लोग बोलते हैं कि एसटीटी दे रहे हैं, ये टैक्स ही है, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% आ रहा है, क्या उसमें से हम कम कर दें? जी नहीं, एसटीटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई जैसे ब्रोकरेज दी है खरीदने में, टर्नओवर चार्जेस लगे हैं, सेबी के टर्नओवर चार्जेस लगते हैं, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, बाकी खर्चे होते हैं, वो आप कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एसटीटी कम नहीं होगा। एसटीटी गया मतलब गया। एसटीटी लेने की वजह से ही सरकार आपको लोअर रेट पर कैपिटल गेन लगा रही है, ये बात समझ लीजिए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको दूसरे खर्चों का बेनिफिट मिलेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज, सेबी चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस, ये सब है, लेकिन एसटीटी का बेनिफिट में नहीं मिलेगा। और जितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया डिलीवरी का 1 साल के भीतर आपने खरीदा बेचा, 15% दीजिए, थैंक यू वेरी मच, सिंपल। तो सर ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात हुई, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फर्क क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है और उसमें कैसे डिडक्शन होते हैं? वैसे तो आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि 9:15 बजे लेकर 3:30 बजे भेज दिया, वो शॉर्ट टर्म 3:30 के बाद रहेगा, नेक्स्ट डे वो लॉन्ग टर्म। लेकिन इनकम टैक्स के लिहाज से डेफिनेशन ये है कि 1 साल के भीतर आप बेचते हैं शेयर तो शॉर्ट टर्म है, 1 साल के बाद आप कभी भी बेचें जिंदगी में, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब भी वो लॉन्ग टर्म में गिरा जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फायदा है, हर साल अगर आपको 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो यह है 0 टैक्स। अच्छा, हाँ, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 लाख। लेकिन बहुत सारे ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाते हैं, तो उनको टैक्स लगेगा 10% फिक्स। जैसे शॉर्ट टर्म में 15% फिक्स है, लॉन्ग टर्म में 10% फिक्स है, सिंपल। बस आपको एकदम क्लियर कट है, 10% का आपको टैक्स लग जाएगा, बात खत्म। अब क्या है इसमें बेनिफिट, क्या मिलेगा? इसमें भी सेम है, एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि 10% जो मेरा टैक्स कैलकुलेशन हो क्या आया उसमें से एसटीटी तो मैंने भरा हुआ है वो काट लूं। टीडीएस और एसटीटी में फर्क है, तो एसटीटी का आपको बेनिफिट वहां नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको दूसरे खर्चों का बेनिफिट मिल जाएगा जो शॉर्ट टर्म में भी मिलता है, ब्रोकरेजेस, टर्नओवर चार्जेस, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। एक और चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलता। चैप्टर 6A का डिडक्शन जो मैं आपको आसान भाषा में बताऊं, आप और हम जैसे साल के अंत में नहीं करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम, है ना, पीपीएफ, ये चैप्टर 6 के अंडर आते हैं। अच्छा। तो ये चैप्टर 6 के अंडर के जो बेनिफिट है ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, मैं लॉजिक देता हूं। जिन टैक्स में रेट फिक्स है 15%, 10%, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपकी जो भी टैक्स स्लैब हो, उसमें चैप्टर 6 के बेनिफिट नहीं मिलते। ये तब मिलते हैं जब आप वेरिएबल टैक्स स्लैब में हो और आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स नीचे ला सकते हैं। तो कैपिटल गेन में फिक्स है, आपको किसी तरह का कोई, आप LIC ले न ले,
आप पीपीएफ ले ना लें, आपको कोई टैक्स बेनिफिट इसमें मिलेगा नहीं। तो इस वाली जो स्लैब है, इस वाली जो इनकम है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें आपको किसी तरह का चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आपके लिए 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से फ्री है हर साल। 1 लाख के ऊपर है 10% टैक्स भर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। और सर टैक्स के अगर परसेंटेज की बात करें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दर 15%, लॉन्ग टर्म की दर 10% और दोनों में ही एसटीटी का फायदा नहीं मिलेगा। करेक्ट। ठीक है सर, अब बात होती है वो 9.25 से 3.5 वालों की। इंट्राडे अगर कर रहे हैं तो फिर उसमें किस तरह से टैक्स लगेगा? फुल हाँ, जितना कमाए सब पे टैक्स दो आप। अच्छा हाँ, मतलब आपकी जो टैक्स स्लैब है, अब अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में तो हाईएस्ट दीजिए। हाँ। नहीं है आपका सब कमाई मिलके आपकी टैक्स स्लैब में नहीं आता है तो नहीं लगेगा। तो इसके लिए बेस्ट है कि अगर आप हाईएस्ट स्लैब में नहीं जाना चाहते तो आप अलग अलग फैमिली नाम में अकाउंट खोल के ट्रेड कीजिए ताकि आपको बच सके टैक्स स्लैब से। लेकिन सिंपल है, आपकी जो पर्सनल टैक्स स्लैब है उतना ही टैक्स स्लैब आपको लगेगा। और क्यों लगेगा? और हाई जो इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं, खरीदना बेचना, लिए बेचे, उसको बिजनेस इनकम माना जाता है। वो इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है भी नहीं, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है ना। हाँ, प्रॉपर ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग बिजनेस ही है। हाँ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको बिजनेस इनकम मानता है। ओके। और बिजनेस इनकम मानता है तो फिर वो बिजनेस इनकम के हिसाब से उस पर खर्चा लगता है। सिंपल उसके हिसाब से टैक्स लगता है और बिजनेस इनकम मान के ही फिर आपकी जो पर्सनल टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा उस पर। ठीक है। तो सर फिर इन सभी को समझते हुए क्या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद है? वहां पर टैक्स कम लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ट्रेड तो आप वहां करो जहां आपको प्रॉफिट होता हो। हाँ। टैक्स तो बाद में ना, प्रॉफिट ही नहीं बना टैक्स कहां से? तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करके बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिलीवरी रखकर बना सकते हैं, या फिर फ्यूचर ऑप्शन में करके बना सकते हैं, या इंडिविजुअल है। तो अब फ्यूचर ऑप्शंस में टैक्स किस तरह से लगता है? पहली चीज ये समझ लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्लियर कट मानना है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आप जो भी ट्रेड करते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इन्वेस्टमेंट जो नहीं है वो उनके हिसाब से बिजनेस इनकम है। तो अगर आपने कोई फ्यूचर खरीदा बेचा, भले फ्यूचर आपने इंट्राडे खरीदा बेचा नहीं हो, आज फ्यूचर लिया हो, आपने पूरी सीरीज रखा हो, 10, 5, 15 दिन, महीना भर रखा हो, बाद में रोल ओवर भी किया हो, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये बिजनेस इनकम है। ठीक है। ऑप्शंस में जो भी आपकी कमाई हो रही है वो बिजनेस इनकम है, तो इसको बिजनेस इनकम के हिसाब से फिर आपकी जो पर्सनल टैक्स स्लैब है वही टैक्स लगेगा। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि चूंकि ये बिजनेस इनकम है तो इसमें आप खर्च डिडक्शन के तौर पर ले सकते हैं। जो आपने एसटीटी पेमेंट किया है, टर्नओवर चार्जेस वगैरह जो पेमेंट किया है, ब्रोकरेजेस वगैरह जो दिए, वो आपके खर्चे माने जाएंगे, लेकिन लगेगा आपको पूरा टैक्स। ये ध्यान रखें। तो फ्यूचर्स, ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडर्स ये ध्यान में रखें। दिन के दौरान ट्रेड करने वाले कैश मार्केट में, फ्यूचर्स में दिन के दौरान या कभी भी, ऑप्शंस में दिन के दौरान या कभी भी ट्रेड करने वाले, आपके लिए ये सारी जो कमाई है ये बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ये ध्यान में रखिए। इस चीज को ध्यान में रखिए कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, एफएनओ कर रहे हैं तो फिर बिजनेस इनकम है, क्योंकि ट्रेडिंग सीधे तौर पर कर रहे हैं, उससे निवेश नहीं माना जाएगा। सर वो सवाल से जो सवाल आता है ना, वैसा ही एक सवाल आ रहा है दिमाग में। ये जो बिजनेस इनकम कह रहे हैं, ये बिजनेस इनकम है क्या? और अगर बिजनेस इनकम है तो क्या बिजनेस खर्चे भी हैं? और यहाँ पर फिर किस तरह से टैक्स होता है? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है, ये समझना जरूरी है कि आमतौर पर लोग समझते हैं मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खरीद रहा, बेच रहा हूँ, मैंने लिया था आज कि रखूंगा मैं 2 महीने तक, लेकिन आज ही 10% बढ़ गया, मैंने बेच दिया, तो ये बिजनेस इनकम कैसे हुई? मैं तो इन्वेस्टर हूँ। भले मैंने इंट्राडे, ये आप सोचते हैं, मैं सोचता हूँ, मैं भी मान लूँ, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे मानता नहीं है और इस पर डिस्प्यूट बहुत होते हैं। हाँ। तो आप ये समझ के चलें कि जो आपने तुरंत कर दिया वो बिजनेस इनकम है, यानी कि इंट्राडे ट्रेड और एफएनओ ट्रेड आपके बिजनेस इनकम है। अब चूंकि बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम में आपको खर्चे भी मिलेंगे। अब एसटीटी, मैंने कहा कैपिटल गेन में से एसटीटी का बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ। लेकिन बिजनेस इनकम में, इंट्राडे ट्रेड्स में, एफएनओ ट्रेड्स में एसटीटी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? ये खर्चा है, आपका टैक्स में से कम नहीं होगा, कमाई में से कम होगा। दोनों में फर्क है, टैक्स में से कमाई से कम होने में फर्क है। टैक्स तो कमाई पे, पूरी कमाई आ जाने के बाद आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से आता है, तो वो तो अगर टैक्स से सीधा कम हो जाए तो बहुत कम हो जाएगा। हाँ। टैक्स आपका कम हो जाएगा, लेकिन इसको खर्चे के तौर पर आप, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे एसटीटी का पेमेंट हो, टर्नओवर चार्जेस हो, सेबी चार्जेस हो, ये सब उसमें से घटा सकते हैं। अगर दूसरे खर्चे, जैसे आपने एफएनओ के लिए भी ब्याज पर पैसा लेके आपने इन्वेस्ट किया, इंट्राडे के लिए भी आप ब्याज पर पैसा लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ब्याज का जो खर्च है उसको भी आप खर्चा मान सकते हैं। अगर बिजनेस इनकम है और उस बिजनेस इनकम को कमाने के लिए आपने कंप्यूटर वगैरह खरीदे हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आप उसको बिजनेस इनकम में, जो बिजनेस खर्चे की तरह जो आप ले सकते हैं बेनिफिट, वो इसमें ले सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए। लेकिन इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो चैप्टर 6 के डिडक्शन की हम बात कर रहे थे, जो आमतौर पर कैपिटल गेन में नहीं मिलता, वो यहाँ डिडक्शन मिलेंगे। जब अगर बिजनेस इनकम है तो इसके सामने आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ये बेनिफिट है जो आप बिजनेस इनकम के तौर पर सामने खर्चे डालकर ले सकते हैं। तो कमाई के सामने आपको ब्याज का भी डिडक्शन मिलेगा, आप इन्वेस्ट करके टैक्स भी बचा सकते हैं, एसटीटी और बाकी खर्चों का भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको जो टैक्स आएगा वो आपकी जो भी कंपनियां हैं तो कंपनी की जो दर है उस हिसाब से टैक्स लगेगा। इंडिविजुअल नाम में आपने किया है ट्रेड तो आपकी जो टैक्स लेवारी आती है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो तुरंत ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसे फिर बिजनेस इनकम माना जाना चाहिए। हाँ, मतलब इंट्राडे ट्रांजैक्शन या एफएनओ के ट्रेड्स। ठीक है। तो सर फिर ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, पर अगर हम डेट की बात करें, डेट की कमाई पर किस तरह से कहां फिर टैक्स लगता है? कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन 2 बड़े फर्क है फिक्स इनकम में और इक्विटी में। देखिए, इक्विटी में शॉर्ट टर्म होता है, 1 साल के भीतर आपने शेयर लेके बेच दिया, 1 साल से ज्यादा रखा लॉन्ग टर्म। हाँ। फिक्स इनकम में डेट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड या सीधे आप बॉन्ड डिवेंचर खरीदें, 3 साल के पहले अगर आपने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म,
और 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म। तो यहाँ लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन बदल गई, उधर 1 साल है, इधर 3 साल है शॉर्ट टर्म। 3 साल से ज्यादा रखेंगे डेट तो ही लॉन्ग टर्म होगा, पहली बात। तो पहला बदलाव तो ये। दूसरा बदलाव ये है कि अगर आपने शॉर्ट टर्म में 3 साल में लेके बेच दिया, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डेट फंड या कोई बॉन्ड हो, तो आपको लगेगा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो लगेगा आपकी पर्सनल स्लेब के अनुसार लगेगा। इक्विटी में शॉर्ट टर्म कितना लगता है? 15%। डेट में 15% नहीं है। अच्छा, डेट में आपकी जो पर्सनल स्लेब है उसके हिसाब से लगेगा। तो पहली चीज तो है कि 1 साल नहीं, 3 साल के भीतर भीतर आप बेचते हैं तो भी शॉर्ट टर्म है, और आपकी जो स्लेब है उस हिसाब से लगेगा। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें थोड़ा टैक्स ज्यादा आता है, ये शॉर्ट टर्म में यहाँ नुकसान है डेट में। अच्छा, तो डेट की कमाई पर भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म भी लगेगा? लगेगा, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म आपकी जो स्लेब है उस हिसाब से लगेगा, न कि 15%। इक्विटी और डेट में ये फर्क है। और लॉन्ग टर्म में भी फर्क है। लॉन्ग टर्म में क्या फर्क है? 2। एक तो लॉन्ग टर्म इक्विटी में 1 साल रखने पे ही हो जाता है लॉन्ग टर्म। हाँ। इसमें 3 साल रखना पड़ता है मिनिमम, तब फिर लॉन्ग टर्म। हाँ, इक्विटी में शॉर्ट टर्म है ये 3 साल के पहले शॉर्ट टर्म, ठीक है। और इक्विटी में जैसे लॉन्ग टर्म में आपको कितना लगता है? सिर्फ 10 लाख, सिर्फ 10%, वो भी 1 लाख के ऊपर। यहां पर आपका 1 लाख वाला बेनिफिट कुछ भी नहीं है, आपको एक पूरा पे टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स देने के 2 तरीके हैं। एक इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट का मतलब है कि हर साल कितनी महंगाई बढ़ रही है उसके साथ में एक रेशियो फिक्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कि आपने 3 साल पहले पैसा डाला है तो उस पैसे की आज वैल्यू इतनी कम हो गई महंगाई के हिसाब से, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम हो जाता है। तो अगर आप वो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका गेन कम हो जाएगा। गेन कम होने पर आपको देना होगा 20% टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। और अगर आप वो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं, स्ट्रेट आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स करके देना चाहते हैं तो 10% दे दीजिए। तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है, दोनों कैलकुलेट करके देख लीजिए, जिसमें आपका टैक्स कम आ रहा हो वो ले लीजिए। हाँ। ये सिंपल है। तो लॉन्ग डेट फंड में जो पैसा लगाते हैं उनके लिए ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा 3 साल से बाद लगेगा, 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ टैक्स देना पड़ेगा, और इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तो 10% टैक्स देकर निकल जाइए। ठीक है, ये बड़ा ही आसान अब याद रहेगा, क्योंकि आप इक्विटी की अगर बात करें शॉर्ट टर्म फिर 1 साल के भीतर है और लॉन्ग टर्म 1 साल के बाद है, और अगर डेट की बात करें तो 3 साल तक शॉर्ट टर्म है, उसके बाद ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है सर, ये सारी बातें तो हमने समझी। टैक्सेशन किस तरह से लगेंगे, उन्हें किस तरह से समझना है, ये भी आसान भाषा में, क्योंकि आप बता रहे हैं काफी हद तक चीजें क्लियर हो रही हैं। लेकिन क्योंकि आप कहते हैं ना कि हर गुरुकुल की एक रीत है, तो फिर हमें आपका गुरु मंत्र यहाँ पर चाहिए। गुरु मंत्र तो कमाई का ही है, कमाते रहे, टैक्स देते रहे। हाँ। आपकी भी बैलेंस शीट अच्छी रहेगी और देश के लिए भी काम होगा, फायदा होगा। लेकिन फिर भी एक टैक्स प्लानिंग जरूरी है। देखिए आमतौर पर क्या होता है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो हर तरह का ट्रेड कर लेते हैं। एफएनओ में भी कर लिया, मौका मिला तो फ्यूचर्स खरीद लिए, बेच लिए, ऑप्शंस में भी कर लिया, दिन के दौरान मौका मिला तो दिन में कर लिया। इन्वेस्टमेंट वाला भी एक अलग पोर्टफोलियो, पोजिशनली ट्रेड करने वाला कि 5, 7, 15 दिन का एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जिसे कभी छेड़ते ही नहीं है, राइट। तो अब आप सारी चीजें एक साथ करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर है ना अपनी मनमानी करता है। अच्छा। वो बोलता है इसका मतलब आप इन्वेस्टर हो नहीं भाई साहब, आप मौका देखकर सब करते हो, तो आपका ये बिजनेस है, फुल टाइम जो आया वो कर लिया। तो ये आपका बिजनेस है, वो बिजनेस इनकम मानता है। बिजनेस इनकम मानने में समस्या एक ही है मानसी, कि अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग होंगे या होना भी चाहिए, तो फिर आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बेनिफिट है कि 1 लाख तक छूट है, 10% है, शॉर्ट टर्म में 15%, उसका बेनिफिट देता नहीं इनकम टैक्स, डिस्प्यूट होता है और बोलता नहीं आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। और अपने हिसाब से ऑल्टर कर लेते हैं। अब वो तो समझ ही सकते हैं, बिजनेस इनकम मान रहे हैं। तो बोले आप बिजनेस कर रहे हो, फुल टाइम यही काम कर रहे हो ऐसा, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, टैक्स प्लानिंग। कैसे? आप अलग अलग अकाउंट खुलवाइए फैमिली के, ठीक है, या अलग अलग फर्म्स या कंपनीज बना लीजिए। एक कंपनी ऐसी होगी जिसमें हम एफएनओ का ट्रेड करेंगे, या जिसमें कैश मार्केट का करेंगे तो इंट्राडे ट्रेड उसमें जाएगा। जो पोजिशनल ट्रेड करने हैं या लॉन्ग टर्म वाले करने हैं वो अलग में कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपका लॉन्ग टर्म और पोजिशनल वाला पोर्टफोलियो, उसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही है, वो आपका अलग। और जो आपका डे ट्रेड वाला है या पोजिशनल या एफएनओ के ट्रेड वाला है, उसको बिजनेस इनकम गिनने दो। आपको जो खर्चे डालने हैं वो सारे उस फर्म में डालिए या उस नाम में खर्चे ले लीजिए, और जो आपको खर्चे नहीं डालने वो लॉन्ग टर्म वाले में रखिए। तो थोड़ी सी प्लानिंग करके आप करेंगे ना तो आपकी टैक्स में बचत, और टैक्स में बचत होने का फायदा ये है मानसी, अगर आप 10-15% बचा सकते हैं, और 10-15% का कंपाउंडेड रिटर्न सोचो आप, तो 10 साल 15 साल में कितनी कमाई आपकी बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप साल की शुरुआत में 1 अप्रैल से ये प्लानिंग कर लेंगे कि मुझे ट्रेडिंग वाला अकाउंट ऐसे रखना है जिसमें एफएनओ इंट्राडे ट्रेड। अब कभी कभार ये हो सकता है कि आपने सोचा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जल्दी प्रॉफिट बन गया हो, सेम डे बन गया हो, 1-2 दिन में बन गया हो, तो 1-2 ट्रेड में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोज अगर आपके ऐसे ट्रेड हो रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर उसको बिजनेस इनकम मान के छोड़ेगा नहीं। तो गुरु मंत्र ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो 2 भागों में बांट लीजिए, ट्रेडिंग वाला अलग, इन्वेस्टमेंट वाला अलग, ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो और आपका रिटर्न मैक्सिमम हो सके। ये आपको ध्यान रखना। इससे बढ़िया गुरु मंत्र मिल भी नहीं सकता कि खिचड़ी ना क्रिएट करें। आप हर चीज को अलग बाइफोकेट कर लीजिए ताकि आप भी सॉर्टेड हो और टैक्स प्लानिंग भी आपकी सॉर्टेड हो। और अनिल सर, इतने विस्तार से, इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए, जो कि बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है और लोग जानते जरूर हैं, समझ नहीं पाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें जी बिजनेस।